नमस्कार, स्वदेश आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, और इन दोनों शक्तियों के बीच अब सब कुछ बेहतर चलता दिखाई दे रहा है। जी हां, शाम के 7 बज गए हैं और स्वदेश आवर में हम बात इन्हीं बदलते हुए संबंधों की करेंगे। बात हो व्यापार की, आपसी संबंधों की। अमेरिका को अब भारत और ज्यादा पसंद आने लगा है, रिझाने लगा है। मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच घुली कड़वाहट ने भारत और अमेरिका के संबंधों को और मिठास देने का काम किया है। इस जंग के बाद दुनिया भर में आई ग्लोबल दिक्कतें, और इन दिक्कतों के बीच भारत और अमेरिका ने व्यापार में वित्त वर्ष 2021-22 में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। साथ ही अमेरिका ने भारतीयों को मौका देने के लिए 1 लाख नए वीजा स्लॉट्स ओपन करने का फैसला किया है। और रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के बाद अब अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन भी पीएम मोदी के नाम के राग जपने लगी हैं। आपको बता दें कि इस समय जेनेट भारत दौरे पर हैं और उन्होंने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती देने की बात कही। तो आज स्वदेश आवर की शुरुआत इसी अहम मुद्दे के साथ करेंगे और इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबल क्राइसिस का दौर जब भी होता है तब भारत को एक मौके के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब स्थिरता ज्यादा आ रही है। और इस पूरे विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जो इस खबर पर पूरी जानकारी दे रही हैं, आखिर किस तरह का दौरा है, क्या इस दौरे के मायने हैं जेनेट येलेन के, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। जी, यूएस और इंडिया के बीच में आज 9th इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग कंडक्ट हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जेनेट येलेन ने इस मीटिंग को चेयर किया और दोनों साइड से सारे टॉप ऑफिशियल्स इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। आरबीआई गवर्नर, डीए सेक्रेटरी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया की तरफ से और फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल यूएस के साइड से इस डायलॉग में प्रेजेंट थे। इस डायलॉग में जो कॉमन एरियाज ऑफ डिस्कशन पॉइंट्स थे वो क्लाइमेट एक्शन पर लेकर डिस्कशन हुआ है और लो इनकम कंट्रीज कैसे मल्टीलैटरल बैंक से असिस्टेंस ले सकती हैं। इसके अलावा जो सप्लाई चेन्स हैं, जिसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन पर और सप्लाई चेन्स पर, उसको कैसे एड्रेस किया जाए उस पर भी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। और कैसे जो ग्लोबल चैलेंजेस के चलते ये दोनों इकोनॉमीज अपने अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इनको कैसे रीशेप करके आगे बढ़ सके, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा बिजनेस लीडर्स के साथ भी दोनों काउंटर पार्ट्स ने आज मीटिंग करी है, जिसमें ये डायरेक्टली बताया गया कि यूएस जो है वो सबसे बिगेस्ट एफडीआई का सोर्स है इंडिया के लिए। अप्रॉक्सीमेटली $234 बिलियन सितंबर 30, 2022 को एफडीआई जो आए हैं असेट्स अंडर कस्टडी यूएस से, इतना बड़ा अमाउंट आया है। इसके अलावा जो ट्रेड है, अगर हम दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड देखें तो लास्ट ईयर वो $100 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। इस पर भी जेनेट येलेन ने बताया कि इसको और डीपन करने की और बायलैटरल ट्रेड बूस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो जेनेट येलेन ने एम्फोसाइज किया कि कैसे रशिया और चाइना जो कि जिन पर ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है सप्लाई चेन्स का, उस पर कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी इंडिया जो ओवर कॉन्सेंट्रेशन है चाइना में, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिया यूएस जो डायलॉग आज दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुआ है। बिल्कुल, तो काफी मायने हैं इस पूरे संवाद के, इस पूरे डायलॉग के, और क्या ये बदलते और बेहतर होते रिश्ते भारत और अमेरिका के आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से कितने मायने हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव सर जुड़े हुए हैं। रोबिंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश में। इस पूरे संवाद को, इस पूरे
डायलॉग को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कल ही हमने देखा कि एक खबर आती है कि 1 लाख वीज़ा स्लॉट्स जो है वो अमेरिका खोल रहा है और उसमें भी भारत के आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी। और ये जो वीज़ा का पूरा टारगेट है 2023 तक, ये कहा जा रहा है कि 12 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि जब जेनेट येलेन के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डायलॉग हो रहा है तो उसमें बहुत सारी बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा हो रहा है। क्या ये महज अभी शुरुआत है या वाकई भारत को जिस तरह से हम देख रहे हैं रशिया या बाकी मुल्क एक नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, क्या अमेरिका भी अब डिप्लोमेसी छोड़कर अब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत की तरफ बढ़ रहा है? I think very truly said. Thank you. I think अमेरिका दोनों तरफ से देख रहा है भारत को, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमी एंड बिजनेस को लेके, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को लेकर के। भारत अमेरिका के रिश्ते मोर और लेस एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं, एक अच्छा रोड मैप जा रहा है विदाउट डाउट, और ग्रोथ के बहुत बहुत स्कोप है। बट यस, हम डिनाई नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम काफी कुछ एरियाज है जहां पर हम दोनों देशों के बीच कुछ फ्रिक्शन और डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज है। अब वो रिजॉल्व होंगे, कितने होंगे? टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट, जो हमें भारत चाहता है कि वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इतने ना हो, टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ताकि हम अपनी हाईटेक इंडस्ट्रीज को और डेवलप कर सके। बट इसको आप एक और दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि अपकमिंग जो G20 बाली में होने वाली है मीटिंग्स, राइट, क्योंकि दुनिया की इस समय एक तरह से रीबूट, नई शुरुआत हो रही है कोविड के बाद, और उसके ऊपर फिर यूक्रेन वॉर हो गई। तो अब इस समय दुनिया एक तरह से रीस्ट्रक्चर हो रही है काफी, और इसमें अमेरिका ने ये ठान लिया है कि वो चाइना को कभी नंबर 1 नहीं बनने देगा, और उसका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है नहीं बनने देना है का, वो होगा थ्रू टेक्नोलॉजी डिनायल। तो रेस जो इस समय एक तरह से चल रही है वो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की है। दूसरी बात, भारत इतनी बड़ी मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनीज के लिए एक अच्छी मार्केट भी है, और हमारे लिए भी अमेरिका एक बहुत अच्छी मार्केट है। तो बहुत नेचुरल अलाइनमेंट है हम दोनों देशों की। बट एट द सेम टाइम डिफरेंसेस भी हैं, और वो डिफरेंसेस आपने देखा है, जैसे ऑयल को लेकर, हम जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहा है, अमेरिका हमसे कुछ थोड़ी है उस बात को लेकर के। अभी अमेरिका बाली में कहने वाला है कि रशियन ऑयल की प्राइस को कैप कर दिया जाए। क्या इंडिया उस बात को एग्री करेगा या नहीं? आई डोंट नो, देखते हैं आगे क्या होता है। बट एट द सेम टाइम इन डिफरेंसेस को लेते हुए भी ये एक मैच्योर रिलेशनशिप हो गई है, और आई थिंक दोनों देशों को आपस में एडजस्ट करना सीखना है, और सीख रहे हैं। अभी तक जो ज्यादा था उसमें एक तरह से मानिए अमेरिका का पलड़ा ज्यादा भारी होता था। अब क्योंकि भारत की राइज है इकोनॉमी के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, और अमेरिका कुछ हद तक, काफी हद तक समझता तो है भारत क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, चाहे अमेरिका नाखुश है उससे, तो अमेरिका कुछ एडजस्ट भी कर रहा है भारत के साथ अब। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या भारत की रिएक्ट करने की जो एक स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर हुई है? क्योंकि हम देखते हैं कि जिन चीजों से अमेरिका नाखुश भी है उसमें भारत का जो स्टैंड है वो उस पर बहुत हार्श रिएक्शन नहीं आता है। वो नाराजगी भी हम देखते हैं कि बहुत कम वक्त के लिए होती है या बहुत वोकल नहीं है, और भारत जबकि अपनी चीजों को लेकर वोकल हुआ है। तो ये जो इस रिश्ते में कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष बार बार भारत रख रहा है या अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहा है, ये किन किन फैक्टर्स की वजह से हुआ है? यू वेरी राइट। भारत अब जो कर रहा है, अमेरिकन चाहे अनहैप्पी हो हमसे, अब वो इतना वोकली नहीं कहते जैसे आप कह रहे हैं, इतना पब्लिकली उसको वॉइस नहीं कर रहे हैं, चाहे बैक चैनल्स में वो अपने डिससैटिस्फैक्शन या वो इंडिया को रशिया से दूर करने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं ऑन द बैक चैनल्स, बट वोकली नहीं कहते। बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिए, अमेरिका हम पे प्रेशर भी डाल रहा है, और उस प्रेशर में हमने कुछ चीजें बदली भी है। हमने रशिया से 3 बड़े बड़े परचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर्स के, एयरक्राफ्ट्स के, और एक और 3 है जो हमने करीब 4-1 महीने पहले कैंसिल करे हैं अंडर अमेरिकन प्रेशर। बट ठीक है, देखिए रिलेशनशिप में देयर सम गिव एंड टेक।
तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि वी वांट, राइट? अब अमेरिका भी कहता है आई वांट समथिंग, तो ये चलेगा दोनों देशों के बीच में, सम गिव एंड टेक। बट एब्सोल्युटली राइट, अमेरिका अब पब्लिकली भारत को लेकर के क्रिटिसाइज कम करता है या नहीं करता है एज कंपेयर टू जो पहले होता था। अब जहां तक बात रही सप्लाई चेन्स वगैरह की, जो अभी बात कह रहे थे, चाइना से अगर हटाना है बहुत लंबा टाइम लगेगा। अमेरिका खुद ही चाइना से डीकपल हो पा रहा। अमेरिका चाइना का ट्रेड इस समय जितना है, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली कुछ आंकड़े आए हैं, बढ़ गया है बल्कि, राइट? बट तो ये बड़ी टेढ़ी खीर सी है। और जो सप्लाई चेन्स चाइना से निकल रही है, बाय द वे, हमारे लिए अच्छा है, होप है। बट प्रैक्टिकली देखें तो वो सप्लाई चेन्स ज्यादा जा रही है वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि। भारत अभी ज्यादा आनी शुरू नहीं हुई है। हमें कोशिश ये करनी है कि वो जो भी सप्लाई चेन के फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा हो, भारत में वो ज्यादा आए। उसको हमें अब और पुश करना है अमेरिका के साथ। ठीक है, लेकिन एक एक चीज और है कि जब भी एक प्रतिक्रिया की बात आती है और भारत के लिहाज से देखें तो भारत रूस यूक्रेन युद्ध में भी युद्ध के साथ तो नहीं है, वो अपना स्टैंड वहां क्लियर करता है। लेकिन अब अगर हम देखें इन संबंधों को, इस मुलाकात को आगे जाने आने वाले वक्त में, तो किन किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि ये जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो और ज्यादा एक अलग लेवल पर जाने वाली हैं, और किन किन जो संबंधों में सुधार की जहां जहां गुंजाइश है वो कहां कहां आपको नजर आती है? ये आई मीन ब्रॉडली हम एक ट्रेड के एरिया में कह सकते हैं, ट्रेड एंड एफडीआई, ओके, बिकॉज ट्रेड इज डिफरेंट एंड एफडीआई इज डिफरेंट। उन दोनों एरियाज में हम देख सकते हैं ज्यादा। हम टेक्नोलॉजीज में ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आने वाली जो वॉर है अमेरिका चाइना के बीच में, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की है। चाइना का आइडिया ये था कि मैं टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बना दूं, पूरी दुनिया मेरे स्टैंडर्ड्स पे चले। बेसिकली ऐसे मानिए एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड, राइट? अब अगर अमेरिका को चाइना को वो टेक्नोलॉजी डिनाई करनी है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, देन अमेरिका को भारत के साथ बहुत मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, मानिए एआई की, ड्रोन्स की, 3D की, रोबोटिक्स की, जो भी है सारी, यू नो इन सब की जो यूटिलाइजेशन है और डेवलपमेंट है और मार्केट है, वो भारत है एक अच्छी बड़ी। तो नॉट ऑल्टरनेटिव, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज की जो अडॉप्शन है वो भारत में ज्यादा होगी, क्योंकि भारत इतनी बड़ी मार्केट है। जितनी ज्यादा यहां अडॉप्ट होंगी उतना ज्यादा चाइना को डिनायल मिलेगा। तो अमेरिका का एक प्रयास ये रहेगा मेजरली, जैसे हुआवे को लेकर के भारत में हुआ कि हुआवे को साइडलाइन किया जाए, राइट? तो टेक्नोलॉजी विल बी वन बिग एरिया ऑन द ट्रेड साइड, आई विल से। नाउ स्ट्रेटेजिकली जहां तक बात है, देखिए हमारा कुछ नुकसान हो रहा है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, रशिया कमजोर हो रहा है। और जितना रशिया कमजोर हो रहा है उतना रशिया चाइना की तरफ झुकेगा, और जितना चाइना की तरफ रशिया झुकेगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट? तो ये हमें असलियत दिख रही है आने वाले वक्त में। हमें ये भी दिख रहा है डिफेंस को लेके, रशिया से अभी तक हम लेते थे 60-70% हमारी परचेजेस डिफेंस की रशिया से हैं। बट रशिया की जिस तरह से वॉर जारी है, रशिया को वेपन्स अपने लिए खुद चाहिए, प्लस जो सैंक्शंस लगी पड़ी है पूरी रशिया के ऊपर, तो रशिया का फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी में ज्यादा नहीं दिखता। कितने एडवांस सिस्टम वो डेवलप कर लेंगे जब उन्हें सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं मिल रहे हैं रशिया, राइट? तो ये हमारे को भी अब सोचना पड़ेगा कि रशिया से हम अपनी डिफेंस परचेजेस को हमें और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसमें अमेरिका आता है, बट अमेरिका का इश्यू है कि अमेरिका की जो चीजें वो महंगी, एंड सेकेंडली अमेरिका हमें फुल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं देता। तो डिफेंस में हमें इन दो चीजों पे अमेरिका के साथ पुश करना है। ट्रेड में हमें अपने यहाँ यस इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली यस इंप्रूव करना है, ताकि अमेरिकन कंपनीज कैन कम इन मोर इन इंडिया ऑल्सो। फिर बाकी आई मीन देर आर इश्यूज इन ट्रेड, और भी इश्यूज हैं ट्रेड में हमारी टैरिफ्स को लेकर के, जो कि अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। जहां तक बात रही वीजास की और इमिग्रेशन की, आईटी प्रोफेशनल्स की, डेफिनेटली यस, बट आज की तारीख में इफ यू सी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, सारी टेक कंपनीज ले ऑफ्स कर रही है। मेटा ने आज कितने 11,000 13,000 ले ऑफ कर दिए, ट्विटर ने 50% कर दिए। तो टेक्नोलॉजी वीजास और आईटी प्रोफेशनल्स के H1 वीजास का जो स्कोप है अमेरिका में, डेफिनेटली अमेरिका इज अ ह्यूज मार्केट फॉर अस। बट हमें ये भी वी कैन सी इट कि अगर अमेरिका में ही डाउन टर्न आ रहा है इकोनॉमी टेक कंपनीज में, तो हमारे भी जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उनको वहां कितनी जॉब्स का स्कोप मिलेगा।
बहुत बहुत क्रिटिकल होकर देखना होगा। और आखिरी सवाल सर, न्यूयॉर्क टाइम्स में 6 नवंबर को एक रिपोर्ट छपी थी और उसका जो टाइटल था वो था, क्या भारत यूक्रेन में शांति समझौता करवाने में मदद कर सकता है। और ये इस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया गया कई मौके ऐसे थे जहां पर भारत ने ये कोशिश की एक मीडिएटर के तौर पर आने की, और इसमें यह भी कहा कि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं ये जो जेस्चर है वो चाह रहा है कि इसको और बढ़ावा मिले। कैसे देखते हैं आप इसे? डेफिनेटली यस, दो एंगल से हम देख सकते हैं इसे। एक तो देखिए, रशिया यूक्रेन का मामला इतना पेचीदा हो गया है, कोई मीडिएटर क्या कर लेगा, राइट? क्योंकि दोनों के बहुत ज्यादा कोर इंटरेस्ट फंसे पड़े हैं, यूक्रेन और रशिया के, राइट? बट एट द सेम टाइम यस, इस समय अभी आप देखिए बातचीत हो रही है, यूएस का चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जनरल माइली वो भी कह रहे हैं कि कुछ नेगोशिएशन करी जाए। अब आवाजें उठनी शुरू हुई हैं वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, कि कभी तो इस वॉर का कुछ अंत या पॉज करने का सोचा जाए। दैट इज वन। सेकेंडली, अगर हम मीडिएट करें तो कोई हमें तो इनवाइट करे ना। पहले हम अपने आप तो नहीं जाके बोल सकते ना बेगानी शादी में मुल्ला व्हाटएवर दीवाना काइंड ऑफ थिंग कि हम आ गए। या तो हमें अमेरिका करे या एशिया करे, और हो सकता है बैक चैनल्स में कुछ चल रहा हो। बट की इज, जो मोदी जी ने फॉर एग्जाम्पल समरकंड में कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, ये युग युद्ध का नहीं है। हमें बड़ी पिक्चर लेनी पड़ेगी, नॉट ओनली रशिया यूक्रेन को लेके। हमें ये कहना चाहिए ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, दिस इज द एरा टू लिव एंड लेट लिव, बिटवीन पीपल, बिटवीन नेशंस एंड बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। हम उसको लेकर के अगर ग्लोबल थिएटर में एग्रेसिवली अपनी आवाज उठाएं, तब हम एक ग्लोब को ओवरऑल एक शांति की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब उसके अंदर, उस अम्ब्रेला में, अगर हम रशिया यूक्रेन में हमें रोल मिलता है, डेफिनेटली वी कैन सी व्हाट कैन बी डन। वी आर डेफिनेटली, हमारा एक कद है, हमारा रोल बन सकता है। बट इन दोनों देशों के मामले इतने पेचीदे फंसे हुए हैं कि मीडिएशन केवल यही नहीं कि गुड फीलिंग कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं तो आप मेरी बात मान जाएंगे, कोई नहीं मानेगा। हर एक का कोर इंटरेस्ट है, और उस कोर इंटरेस्ट को जब तक सॉल्व नहीं होगा वो ये दोनों देश रुकेंगे नहीं। बट एट द सेम टाइम आपको याद है कैंप डेविड हुआ था, इजराइल और इजिप्ट और अरब्स के बीच में शांति बन गई थी, तो वो स्कोप है। एंड भारत डेफिनेटली एक वायबल कैंडिडेट है उस रोल को प्ले करने का, क्योंकि हमारी लेगेसी है दुनिया में, हमारी जो बैकग्राउंड है, गांधी टैगोर के देश, स्वामी विवेकानंद के देश है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। और यही वजह है कि एक उम्मीद की तरह से सभी देखते हैं। और कई बार हमने देखा इस पूरे युद्ध के दौरान कि रूस ने भारत के कई ऐसे जो आग्रह थे उनमें एक तरह की नरमी दिखाई, और उसमें चाहे सप्लाई चेन की बात की जाए या शुरुआती हम डील की बात करें, तो भारत के आग्रह पर कहीं ना कहीं रूस का एक सकारात्मक कदम भी नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया और इसकी पेचीदगियों को आसान तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा। चलिए बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। एक जमाने में कहा जाता था कि हार्ट से जुड़ी समस्या या बीमारी 50 की उम्र या उसके बाद होती है, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज युवाओं में तेजी से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि फिटनेस को लेकर सजग रहने वाले लोगों में हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया जब टीवी के जाने पहचाने चेहरे सिद्धांत वीर सूर्यवंशी को जिम में वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हाल ही में राजू श्रीवास्तव को भी जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान अटैक आया, जिसके बाद उनका लंबा इलाज चला मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे में सवाल उठता है कि जिम में ऐसी क्या गलतियां कर रहा है आज का युवा जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रशांत पवार हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से। डॉक्टर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने भी ये खबरें सुनी होंगी और एक तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, वो एक्टर्स जो फिटनेस को लेके, अपने खान पान को लेकर बहुत ही आदर्श माने जाते हैं, वो आजकल इसका शिकार हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जिम में वर्कआउट के दौरान बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत पवार। तो राइट, आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे यंगस्टर्स, काफी सारे टीवी सेलिब्रिटीज जो सडनली जिम में एक्सरसाइज करते समय कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो चुके हैं। तो
आज तक हम जो सुनते थे कि एक्सरसाइज हार्ट के लिए अच्छा होता है, या डेफिनेटली एक्सरसाइज इज गुड फॉर हार्ट, बट उसकी एक लिमिट्स होती है, हर एक चीज की एक लिमिट रहती है। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम जब करते हैं ऑलमोस्ट आधा घंटा दिन का, 5 दिन हफ्ते के, तो वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है, उससे मूड भी बिल्डअप होते हैं। पर कैसे हुआ ये लॉकडाउन में पिछले 3 साल में ना किसी ने एक्सरसाइज की है, ना डॉक्टर ने ना पेशेंट्स ने, और सडनली हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम सडनली जिम फैडिस्ट हो चुके हैं, मतलब एवरीवन इज पुशिंग हार्ड फॉर एग्रेसिव जिमिंग। सो जो हार्ट अनअकस्टम्ड है एक्सरसाइज करने के लिए, सडनली उसे हेवी एक्सरसाइज की तरफ खींचा जा रहा है। सो अनट्रेन्ड हार्ट इज बीन मेड टू फोर्सफुली वर्क अगेन फॉर हाई एंड्योरेंस एक्सरसाइज, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज रहती है, इनमें काफी सारे हार्मोन्स केमिकल्स लिबरेट होते हैं, जिस वजह से प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिस वजह से बहुत बार प्रेशर्स इतने बढ़ जाते हैं कि हार्ट इज अनेबल टू कोप अप। और सेकंड रीजन होता है कि ये हेवी एक्सरसाइज से नेगेटिव रिमॉडलिंग होता है हार्ट का, यानी कि जो हार्ट मसल्स है वो थिक होते जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि वहां पे मायोकार्डियल स्कारिंग भी हो जाती है, जिस वजह से हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती है। आपने देखा बहुत सारी मूवीज में हार्ट बीट जब फास्ट होती है हम शॉक देते हैं। सो एक तो रहता है कि अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज, और सेकंड होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो बढ़ जाती है, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। सो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बेसलाइन हार्ट कैसे है। ये जो यंगस्टर्स आज सडनली सब लोग जिम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं, और ये जिम्स बहुत बार मैंड अप नहीं होती है, एडिक्वेट फैसिलिटीज होती नहीं है उसमें। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ डिफिब्रिलेटर्स रहती है, ये सब ज्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होती है, बट ये सब जिम्स आर नॉट वेल इक्विप्ड विद ऑल दिस गैजेट्स, सो बहुत सारे जो recent evidences says celebrities and all those gyms were not well trained. So एक तो youngsters are not physically healthy, healthy doesn't mean absence of a disease, absence of sickness doesn't mean you are healthy। ये टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अंदरूनी बहुत भीतर ज्यादा रहती है। हम ये हमें ये जब पता चलेगा जब हम कुछ हेल्थ चेकअप करेंगे, जैसे कि कुछ हम ईसीजी करते हैं, टूडी को करते हैं, उसमें काफी सारी चीजें पता चल जाती है कि हार्ट का मसल वीक है क्या, हार्ट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है क्या। ये बहुत बार ये जो फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर सडन अरेस्ट होते हैं खेलते समय, उनमें अंदरूनी कहीं पे तो कार्डियोमायोपैथी होती है, कहीं तो हार्ट रिलेटेड मसल वीकनेस होती है, और उस समय ये चीजें बढ़ने की वजह से अरेस्ट हो जाता है। थर्ड, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है, जिसमें ये पता चलता है कि सच में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है क्या। ये हेवी एक्सरसाइज करने से पहले मेरा सुझाव रहेगा स्ट्रेस टेस्ट करना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में रहता था कि अबाउ 50 इयर्स यू हैव टू डू योर हेल्थ चेकअप, बट आज की तारीख में ऐसे एज नॉर्म नहीं रहा है। हम ये कहेंगे कि आज की तारीख में जो हार्ट डिसीजेस है एक डिकेड पहले आ रहा है, जो पहले 50s में होता था अब हम अर्ली 30-40s में देख रहे हैं। So health checkup should be done before planning for such aggressive heavy intensity exercise। स्ट्रेस टेस्ट में ये पता चलता है कि सच में वो हार्ट काबिल है क्या नहीं ये सब एक्सरसाइज करने के लिए। नहीं तो पता चला ऑलरेडी ब्लॉक्स है और हम हार्ट को अननेसेसरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में हम ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है कि there is underlying compromised heart and we are aggressively doing this heavy exercise and from a untrained staffs, untrained gym trainers। डॉक्टर पवार एक चीज और समझना चाहेंगे, और मैं कुछ रिपोर्ट भी देख रहा था जिसमें ये भी एक थियरी चल रही थी कि एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है, आजकल हम देख रहे हैं ये जो प्रोफेशनल्स हैं या जो एक्टर्स हैं, ये क्या होता है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से ये जाते हैं जिम, और अक्सर कई बार देख रहे हैं हम आजकल तो जिम 24-24 घंटे चल रहे हैं, रात के 11 बजे 12 बजे भी मैं देखता हूं कि लोग जिम से निकल रहे हैं। क्या ये पैटर्न तो नहीं है एक वजह जो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है? ट्रू। देखिए अभी तो इंसान का सर्कैडियन रिदम बदल चुका है। जो हम पहले रात में सोते थे अभी उल्टा हो रहा है, हम दिन में मतलब रात में भी काम कर रहे हैं। और ये आजकल ये हेवी प्रेशर, वर्क प्रेशर की वजह से ये नींद पूरी हो नहीं पा रही है, और हम पूरा हमारा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो एक्सरसाइज का भी एक समय होता है, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग। बट अभी ऐसे होता है कि सब काम धाम खत्म करके हम 11 बजे रात में भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग देमसेल्फ अवेलेबल 24/7।
पहले तो हॉस्पिटल ही खुले रहते थे 24/7, बट अभी तो जिम से लेके ग्रोसरी स्टोर सभी खुले रह रहे हैं. So body can't tackle so much of stress, you know. There is a time when usually ऐसे देखा जाता है, ये प्लेटलेट एक्टिविटी, जो प्लेटलेट्स, जो हमारे जो सेल्स रहती है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म होता है, दैट क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मोर यूजुअली इन द नाइट आवर्स. सो आप देखोगे कि आफ्टर 12 दैट क्लॉटिंग फैक्टर, स्टडीज, रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट ये जो रात में उनका क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोएगुलेशन फैक्टर्स ज्यादा रहते हैं. सो लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स के इंसिडेंस रेट ज्यादा रहते हैं. तो ओवर एक्सर्शन इज द मेन प्रॉब्लम. और सेकंड, ये यंगस्टर्स में स्मोकिंग इज द मेन प्रॉब्लम. थर्ड इज द स्ट्रेस और वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, सभी वजह से, ये सब प्रेशर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है. तो केमिकल हार्मोन्स डू प्ले अ रोल इन दिस हार्ट अटैक्स आल्सो. एड्रिनल, सडन इंक्रीज इन द एड्रिनलिन, sudden increase in the cortisol levels because of all the stress, physical as well as mental, all is creating trouble. आपका क्वेश्चन एकदम बराबर है कि अनअकस्टम टाइम पे भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. बहुत बार लोग हेवी खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज ओनली टाइम दे फाइंड अवेलेबल फॉर डूइंग एक्सरसाइज. तो विच इज रॉन्ग. वो समय हेवी मील के बाद सारा ब्लड सप्लाई स्टमक की तरफ जा रहा है और हम वी आर ट्राइंग टू ट्रेन योर हार्ट, विच इज रॉन्ग. बिल्कुल. एक चीज़ और डॉक्टर, चलते चलते मैं समझना चाहूँगा कि हम समस्याएं तो देख रहे हैं, समाधान क्या है? मैं अगर देखूं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हम ना करें, वो कोई एज है जहाँ पर हम ये सोचें कि भाई इस एज के बाद इंटेंस वर्कआउट या प्रोटीन डाइट और बाकी चीज़ों की ओर जो एक बहुत दुनिया दिखाई जाती है जिम की ओर से, उसको अवॉइड करें? और अगर इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है तो फिर हमारा क्या एक वर्कआउट रिजीम होना चाहिए, या हमें कितने देर टहलना चाहिए जो इस खतरे से हमें बचा सकता है, या अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरह से करनी चाहिए? पहले सवाल आपने जो बताया, एज अभी नॉर्म नहीं रहा है. यही क्वेश्चन का सवाल 5 साल पहले अलग था. मैं कहता था कि 30-40 एज, बट अभी एज ये बार नहीं रहा है. हम हार्ट अटैक के पेशेंट 25 साल 22 साल में भी देख रहे हैं. रीजंस काफी सारे हो सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, स्मोकिंग हो, एडिक्शन हो, काफी सारी चीजें हैं. तो एज ये बार नहीं है एक्सरसाइज के लिए. सेकेंड, ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ अपने डॉक्टर से बेसिक चेकअप, ब्लड प्रेशर चेक करना, एक ईसीजी चेक करना, ये बेसिक चीजें तो देखनी चाहिए कि हम किस स्थिति में है. व्हेन वी ड्राइव अ कार, हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की सर्विसिंग देखते हैं, तो वैसे हमारी बॉडी की भी तो सर्विसिंग होनी चाहिए. वो सच में वो करने लायक है, वो काबिल है या नहीं, वो देखना जरूरी है. सेकेंड, जो रिकमेंडेशन हम डॉक्टर्स देते हैं वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के देते हैं. मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब ब्रिस्क वॉकिंग या वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, इसके देते हैं. और टाइमिंग रहता है इसका ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इन अ डे फॉर 5 डेज अ वीक मिनिमम. सो 150 मिनट हफ्ते के ये टाइमिंग रहता है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज. रही बात हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, we don't recommend as such. That is only for endurance activities, endurance exercise, जैसे ओलंपिक्स है, नेशनल लेवल गेम्स है. वो लोगों को, वो प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है उस लेवल तक, फिर वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के काबिल होते हैं. सो एवरीवन इज नॉट fit enough to go for high intensity exercise, and one should not rush for high intensity exercise. Third main problem, बहुत बार जिम्स में देखी हमने कि प्रॉब्लम्स होती है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब वेट लिफ्टिंग. वो जो हेवी बार्स लिफ्ट करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, सांस लेने का, ब्रीदिंग होल्ड, ब्रेथ होल्ड का, वो नहीं हो पाता है, उस वजह से प्रॉब्लम्स होती है. सो ये वेट लिफ्टिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग में जो ट्रेंड प्रोफेशनल लोगों से वो करना चाहिए, कब ब्रेथ होल्ड करना है, कब उसका एक्टिविटी होना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक बना रहता है, एक लेयर बनी रहती है हार्ट के जो नसों में, कोरोनरी आर्टरीज में, वो रप्चर हो जाती है और वहां पे क्लॉट हो जाता है और तब अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक्स आते हैं. सो ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेनर से एक्सरसाइज लेना जरूरी है. मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 30 मिनट्स इन अ डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, ये रिकमेंडेशंस होते हैं. ठीक है डॉक्टर पवार, एक और आखिरी सवाल. एक शंका ये है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, इनको लेके तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा बाजार सज चुका है. पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना सलाह के लोग नहीं लेते थे. आजकल तो ऑनलाइन या हम जिम भी देख रहे हैं कि वो धड़ल्ले से इसे बेचते हैं. तो क्या सलाह होगी ऐसे लोगों को जो बिना सलाह के इस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं?
आप अगर देखोगे ना हमारे पिताजी ना हमारे दादाजी ने ये सब सप्लीमेंट्स कभी खरीदे थे, बट दे आर मोर हेल्दी देन अस। सो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सच में रोल है क्या नहीं वो अलग चीज है, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। नेचुरल प्रोटीन्स वी शुड स्टिक ऑन। आई विल स्टिल रिकमेंड जो हमारे हेल्थ के 3 फैक्टर्स रहते हैं या कोई इलनेस ट्रीट करने के, वो रहता है जैसे बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन रहता है, पिलर रहता है, वॉल्स रहते हैं, वैसे हमारे डिसीज के ट्रीटमेंट में डाइट, एक्सरसाइज और फिर मेडिसिन आती है या सप्लीमेंट्स आती है। तो डाइट नेचुरल वे में जो प्रोटीन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन है, काफी सारे होल ग्रेन्स है, दूध है। अगर नॉन वेजिटेरियन एग हम डॉक्टर्स के इसमें बोला जाता है रेफरेंस प्रोटीन है, एग व्हाइट इज अ रेफरेंस प्रोटीन, सो दैट इज द बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल। सो ट्राई टू स्टिक ऑन टू द नेचुरल प्रोटीन्स एज फार एज पॉसिबल। रही बात ये, जब हम हेवी एक्सरसाइज जब करते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है 1 ग्राम पर केजी, बस उस एक्सरसाइज के टाइम उसकी इंटेंसिटी, उसकी मात्रा बढ़ी जाती है, तब यू मे रिक्वायर अ प्रोटीन। बट ये जो प्रोटीन है ट्राई टू टेक इट फ्रॉम अ मेडिकेटेड स्टैंडर्ड कंपनीज, बिकॉज इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स, काफी सारे मिलावट हो जाती है, काफी सारे ये जिम्स में वेट गेन की वजह से उसमें स्टीरॉइड्स ऐड किए जाते हैं, क्रिएटिनिन, ये सब काफी सारे मिक्सचर किया जाता है जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो डोंट गो फॉर दिस supplements which are off label, which are not medicated, that can create a trouble. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर प्रशांत, बहुत अहम तरीके से आपने इस पूरे मसले को समझाया। और इसका सार यही है कि आप चाहे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप चाहे किसी तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो विशेषज्ञों की देखरेख में लें। और कोशिश यही करें कि अगर आपका पेशा या आपका काम बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट की डिमांड नहीं कर रहा है तो आप उसे करने से बचें। डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं कि एक मॉडरेट एक्सरसाइज भी आपको हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और फिर भी अगर आप जिम में इंटेंस वर्कआउट ट्राई कर रहे हैं तो उसके पहले अपना एक चेकअप ज़रूर कराएं, अपने डॉक्टर से अपने जो भी वाइटल्स हैं उनकी एक टेस्टिंग ज़रूर कराएं। उसके आधार पर जो भी विशेषज्ञ है, जो भी जिम का ट्रेनर है, उसके सलाह के आधार पर ही आप एक्सरसाइज करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खबर देश के आर्थिक मोर्चे पर आई एक गुड न्यूज की। भारतीय इकोनॉमी में रिकवरी का दौर लगातार जारी है और इसकी तस्दीक करते हैं आज आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े। सितंबर महीने में देश का औद्योगिक उत्पादन 3.1% बढ़ा है। आज आए आईआईपी के आंकड़ों के मुताबिक सभी अहम सेक्टर में ग्रोथ नजर आई है। सबसे अच्छा प्रदर्शन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 0.9% से बढ़कर 11.6% हो गई। वहीं माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ 8.6% से घटकर 4.6% रही। इन आंकड़ों के इकोनॉमी के लिए क्या मायने हैं, बता रही हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूरमठ। आज शुक्रवार के दिन मैक्रो फ्रंट पे इंडिया को थोड़ा सा गुड न्यूज और थोड़ा सा नॉट सो गुड न्यूज हम कह सकते हैं, थोड़ा सा मिला। एक गुड न्यूज से शुरू करते हैं। ये था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो देश में जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन का अंदाजा बताता है, वो सितंबर में 3.1% था। अगस्त के महीने में कंट्रैक्शन हुआ था 0.8%। तो उसके मुताबिक सितंबर का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। और खास अगर हम देखेंगे तो तीनों सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों सेक्टर्स में पॉजिटिव हुआ। अगर हम सब मिला के देखें तो इस साल के फर्स्ट हाफ, दैट मींस अप्रैल से सितंबर तक अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7% ग्रोथ हुआ। पिछले साल के कंपैरिजन हम कर सकते हैं, पिछले साल तो बहुत ही अच्छा नंबर रहा, 23% ग्रोथ था, लेकिन वो तो कोविड की वजह से काफी डिस्टॉर्शन हुआ। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अभी भी हम कुछ पक्का नहीं कह सकते क्योंकि कोविड की वजह से काफी सारे डिस्टॉर्शंस आ गए हैं। लेकिन ये तो सही है कि जो कैपिटल गुड्स जो हम कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, वो 10.3% में ग्रोथ हुआ। तो ये थोड़ा खुशी की खबर है। लेकिन अगर हम देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में कंट्रैक्शन हुआ। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हैप्पी न्यूज है। जो नॉट सो हैप्पी न्यूज हम कहते हैं वो है कि मूडीज जो है, जो रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने इंडिया का इस साल का जीडीपी ग्रोथ कम कर दिया। पहले 7.7% था, अभी उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 7% ही होगा। ऑफ कोर्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रोथ के 7% के सही उसी लाइन में है, लेकिन ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है क्योंकि
सारे मल्टीलैटरल एजेंसीज जो है, ब्रोकरेज हाउसेस जो है, सभी ग्रोथ एस्टिमेट सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे देश के, पूरे संसार के सारे देशों का लोअर कर रहा है। और अगर हम इस ऐसे देखें तो 7% में भी भारत का ग्रोथ रेट जो है बाकी सभी देश से अच्छा रहेगा। तो इस वजह से हमको ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो है कि हम ये ना तो हमारी पोटेंशियल के बराबर है या ना तो हमारी जरूरत के मुताबिक है। तो इसलिए हमको कहते हैं इसको नॉट सो गुड न्यूज। तो आज आज थोड़ा सा गुड न्यूज और थोड़ा सा नॉट सो गुड न्यूज, आज शुक्रवार के दिन ऐसा ही रहा। बिल्कुल। और चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। फ्यूचर रिटेल की बोली में रिलायंस रिटेल और अडानी ग्रुप समेत कुल 13 कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। फ्यूचर रिटेल में कुल 16 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इन 16 कंपनियों में से 13 कंपनियां बोली के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिलायंस रिटेल और अडानी ग्रुप कंपनी जो फ्यूचर रिटेल के एसेट्स एक्वायर करने की रेस में एक एलिजिबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किए हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हुए हैं फ्यूचर रिटेल के लिए, और उसमें जो अडानी ग्रुप कंपनी और रिलायंस रिटेल के नाम अहम हैं। इसके अलावा शालीमार कॉरपोरेशन, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स, नालवा स्टील एंड पावर भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ EOIs हैं, ये फाइनल रेजोल्यूशन प्लान नहीं है। जो रेजोल्यूशन प्लान्स हैं वो 15 दिसंबर 2022 तक सबमिट हो सकते हैं, और पहले PRAs यानी कि प्रोविजनल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, ये शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी RP द्वारा यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा। यहाँ पर जो एलिजिबल बिडर्स बचेंगे वो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं। आपको हम याद दिला दें, फ्यूचर रिटेल को लेंडर्स ने NCLT में इसलिए ड्रैग किया था क्योंकि वो अपना बकाया नहीं चुका पाया था, और इससे पहले भी रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल की एक डील हुई थी 2019 में। हालांकि वो डील टूट गई थी और उसके बाद लेंडर्स का बकाया न चुकाने के कारण NCLT में ड्रैग हुआ था। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या रिलायंस रिटेल और अडानी फाइनल लिस्ट ऑफ बिडर्स में होते हैं या नहीं। बढ़ते आगे। किरीट पारीख कमेटी की नेचुरल गैस कीमतों पर रिपोर्ट लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। एक्सक्लूसिव खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर पेट्रोलियम मंत्रालय ने जिस किरीट पारीख कमेटी का गठन किया था वो अपनी रिपोर्ट जो है अगले कुछ दिनों में मंत्रालय को सौंप सकती है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कमेटी ने रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और इस वक्त वो अपने मेंबर्स के फाइनल कमेंट्स का इंतज़ार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं इन रिपोर्ट्स के ऊपर, उस पर कमेटी ये चाहती है कि उसके मेंबर्स फाइनल कमेंट्स दें, उसके बाद इसमें ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे और फिर जो अंतिम रिपोर्ट है वो मंत्रालय को अगले हफ्ते तक सौंप दिए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालय जो है, सरकार जो है इस रिपोर्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है क्योंकि नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो इस वक्त सस्टेनेबल लेवल पे नहीं है और कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय को इस बात की उम्मीद है कि नए फार्मूला से जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं, खासकर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात कर लिए तो मौजूदा लेवल से उस पर करीब $2 पर MMBTU की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट होगी एक होलिस्टिक रिपोर्ट होगी जिसमें हर तरह के नेचुरल गैस को शामिल किया जाएगा, जिसमें कि APM गैस भी शामिल है। कमेटी जो है हर तरह के गैस के लिए जो फार्मूला है वो सुझाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि जैसे ही कमेटी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब इसको स्वीकार कर लिया जाएगा, इसे जल्द ही कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट जैसे ही इसे मंजूर कर लेगी उसके बाद सरकार जो है, पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसकी समीक्षा तुरंत करेगी। जो मौजूदा 6 महीने का साइकिल है उसके ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेगी और इसके पीछे का एकमात्र मकसद है कि कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। रेल मंत्रालय के बेहद महत्वाकांक्षी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक जो हाल ही में कैबिनेट ने 3 स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के इन स्टेशन के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी दिखाई थी, इनको मंजूरी दी थी। तो इन 3 स्टेशन
के लिए कई दिग्गज इंफ्रा कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी जताई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर के टाटा प्रोजेक्ट से लेकर के अडानी रियल्टी, शाहपुर जी पालनजी, L&T कंस्ट्रक्शन, इसके साथ ही साथ GMR ग्रुप और NCC कंस्ट्रक्शन जैसी दिग्गज इंफ्रा कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी जताई है और पहली प्री बिड मीटिंग में हिस्सा लिया है। सूत्रों के मुताबिक जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसकी दूसरी प्री बिड मीटिंग 7 दिसंबर को होनी है, जबकि अहमदाबाद को लेकर के 8 दिसंबर को अगली प्री बिड बैठक होने जा रही है। हाल ही में कैबिनेट ने इन 3 स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर के मंजूरी दी थी और ये तीनों स्टेशन का रीडेवलपमेंट 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश को आमंत्रित करेगा। अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। सरकार ने इन तीनों रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC मॉडल को अपनाया है और सरकार को पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये जो 3 बड़े स्टेशन हैं देश के, ये जब रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो यात्री सुविधाओं में तो इजाफा होगा ही, लेकिन जो आर्थिक पहिया है उसको भी कई गति मिलेगी। साथ ही साथ नौकरियां पैदा करने के पैमाने पर भी सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। तो बड़ी इंफ्रा कंपनियां, दिग्गज इंफ्रा कंपनियां, टाटा से लेकर के अडानी तक, यहाँ तक कि GMR ग्रुप से लेकर के शाहपुर जी पालनजी जैसी कंपनियों ने इन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर के अपनी दिलचस्पी जताई है और बहुत जल्द इसको लेकर के टेंडर भी फाइनलाइज होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में महंगाई घटने के आंकड़ों के चलते भारतीय बाजार में जोश दिखा और निफ्टी 321 अंक से ज्यादा चढ़कर 18,350 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1181 अंक चढ़कर 61,795 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी नए रिकॉर्ड बनाए। IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और अब बात आ जाए दिग्गज कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे की। हिंडाल्को के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी के आय में बढ़त देखी गई, लेकिन मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। नतीजों की पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी अशेषा। जी हाँ, हिंडाल्को के नतीजे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो लोअर रियलाइजेशंस और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। रेवेन्यूज़ में 6% का फॉल देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन 7.5% के आसपास आए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 62% का फॉल देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन लोअर रियलाइजेशंस के चलते इम्पैक्ट देखने को मिला। एल्यूमिनियम प्राइजेस याद रखें 18% से गिरे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी एक इंक्रीज देखने को मिला। थर्मल कोल कॉस्ट सिक्वेंशियल बेसिस पर प्राइसेस राइज हुए थे और उसी के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड नेट डेट की बात करें तो 42,000 करोड़ के आसपास कंपनी की नेट डेट है 30 सितंबर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट डेट काफ़ी स्टेडी रही है। याद रखें नोवेलिस जो हिंडाल्को की होल्डी ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे और कंपनी ने बताया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर से कंपेयर करें तो चैलेंजिंग रह सकता है। लेकिन हिंडाल्को के स्टैंडअलोन नतीजे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए हैं और उसी के चलते फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अपमूव भी देखने को मिला। बढ़ते आगे, रुपए में आज जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। क्या है इस रिकवरी की वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। तक दरें बढ़ी है तो उस गैप को भी भरने की कोशिश होगी। तो कुछ तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए को मजबूत कर रहे हैं। उसके अलावा FIIs की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है इंडियन मार्केट में। क्रूड भी एक स्टेबल है, 90-95 के आसपास घूम रहा है ब्रेंट क्रूड का भाव, तो ये भी फैक्टर काफ़ी रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अब देखते आगे क्या है, किस तरह का आगे का रुख रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, PM मोदी और अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन आज शिवसेना ने तब नए संकेत दिए जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आदित्य ठाकरे राहुल गांधी का साथ देने पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा का मौजूदा पड़ाव महाराष्ट्र में है। नांदेड़ जिले के बाद आज ये यात्रा हिंगोली जिले पहुंची, जहां आदित्य ठाकरे ने यात्रा में राहुल गांधी को ज्वाइन किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए साथ लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे से पहले शरद पवार की बेटी और NCP सांसद सुप्रिया सुले के साथ कई NCP नेताओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया।
और अगली खबर भी महाराष्ट्र की राजनीति से है। मराठी फिल्म हर हर महादेव में राजनीति के तड़के ने नया रंग ले लिया है। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। आवाड़ के ऊपर फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित कुमार। फिलहाल मैं वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एनसीपी के सारे वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 4 घंटे से जितेंद्र आवाड़ जो एनसीपी के लीडर हैं, उन्हें वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के अंदर अरेस्ट करके रखा गया है, क्योंकि उन्होंने विवियाना मॉल के अंदर हर हर महादेव की जो मूवी है इस पर रोक लगाई थी। और इन सारी रोक की वजह से उन्हें आज वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दोपहर 1 बजे 41A के नोटिस में बुलाया गया था। आप देख सकते हो कि पुलिस का भारी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि एनसीपी के सारे वर्कर जो जितेंद्र आवाड़ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जो वेलविशर्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं और इस वजह से वो यहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये जब तक नहीं उठेंगे, जब तक जितेंद्र आवाड़ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ जाते। माना ये भी जा रहा है कि कल जितेंद्र आवाड़ जी को हाईकोर्ट में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद उनको वहां से बेल मिलेगी या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एनसीपी के सारे वर्कर्स वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में तब तक खड़े रहेंगे जब तक जितेंद्र आवाड़ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ जाते। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बीच पीएम मोदी 2 दिवसीय दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे, कल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे। पीएम मोदी इन चारों राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इधर एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए 10 गारंटीज जारी की हैं। एमसीडी चुनाव के लिए ये गारंटी जारी करते हुए केजरीवाल ने इन्हें पूरा करने का वादा किया। 10 गारंटी में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने, दिल्ली को संवारने जैसे वादे किए गए। गारंटी को जारी करते वक्त केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। और आज का दिन खास है। आज देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 103 साल पूरे किए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। 8700 से अधिक शाखाओं और 16 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ यूनियन बैंक अपना अलग मुकाम बना चुका है। इस महत्वपूर्ण मौके पर बैंक की सीईओ और एमडी ए मणि मेखलाई ने बैंक के ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यापार भागीदारों को अपनी शुभकामनाएं दी। Over 100 years of existence is a long time by any reckoning. An institution which has traveled this journey is as much a creation of the environment as it is of the commitment of people who shaped it over the years. As of September 2022, as we speak, the bank's business stood at rupees 18.17 lakh crore with a customer base of over 160 million, an employee strength of over 76,000, and a network of over 8,700 branches and 11,000 ATMs across the country. The bank has drawn its 3-year strategic roadmap to improve market share in focus areas, digital capacities and human capabilities in order to raise profitability and to establish a digital bank within the bank.
नौजवानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियम 1994 के नियम 17 और पंजाब राज्य सेवा नियम 1963 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब पंजाब में सरकारी नौकरियों में ऐसे उम्मीदवारों की ही नियुक्ति होगी जो पंजाबी भाषा की गहरी जानकारी रखते हैं। ये फैसला पंजाब के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए लागू होगा। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद के लिए तब तक नियुक्त नहीं होगा जब तक वो मिडिल के स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास नहीं करता। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। In association with BSE, experience the new. चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑर्डर बुक की जानकारी हो या कर्ज के हालात, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके निवेश को देंगे नई दिशा। सुनिए और समझिए खुद कंपनी के मैनेजमेंट से आपके काम की हर बात। कॉर्पोरेट कनेक्शन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया। T2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट। लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। T2H डायरेक्ट टू हार्ट। दृश्य शक्तियों पर हावी हो जाते हैं और उनके आपसी संघर्ष से होता है एक भीषण तांडव। मैं आशुतोष राणा सुनाने आ रहा हूँ एक राजमहल और मौत माया मिथ्या से जुड़ी एक रोमांचक कहानी को। सुनिए मेरे साथ वरु थी। मिर्ची प्लस पर डाउनलोड कीजिए मिर्ची प्लस ऐप, कहानियों का असली अड्डा। Can the BJP defy the odds? कांग्रेस के लिए सरकार में आना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। Will the Congress make a comeback? आज भाजपा का एक